जगह के बारे में सोचना, फिर एक तारीख को सेट करना और फिर जर्नी पर निकल पड़ना। ये तो क्लिशे है, सभी कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट हैं। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। मई का महीना था, बहुत जबरदस्त गर्मी थी। उसका ऑपरेशन हुआ और 2 महीने के लिए वो बेड रिडन हो गया। अब ऐसे में ट्रैवलिंग का सवाल कहाँ से उठता है? सवाल उठना ही नहीं, दिमाग में आना भी नहीं चाहिए था। पर इस तरह की बातें नॉर्मल रेगुलर लोगों के लिए होती हैं। ये जो हम जैसे ट्रैवल के कीड़े होते हैं, हम लोगों के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे ही मेरे भाई को फिजियोथेरेपिस्ट ने विजिट करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने वॉक करना शुरू किया, 1-2 कदम बढ़ाने शुरू किए वॉकर की मदद से, बस हमारी प्लानिंग शुरू हो गई। हमें लगा कि फिजिकली फ्रेंडली जितने भी स्पॉट्स हैं जहां वो कंफर्टेबल रह सकता है, वहां तो हम जा ही सकते हैं। हालांकि ना डॉक्टर को कोई आइडिया था कि हमारे दिमाग में कितने खुराफाती आइडियाज चल रहे हैं, और ना ही बेचारे फिजियोथेरेपिस्ट को। भाई, किसी का अगर सही दिमाग होगा तो वो ऐसे किसी भी प्लान को अप्रूव कैसे कर सकता है? वेल, मैं वीरा हूँ मेरी दुनिया विद वीरा में, और जैसे कि मेरा ट्रैवलॉग है इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, तो इस कप्पा की तलाश में मैं भारत के 20 डेस्टिनेशंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का जो डेस्टिनेशन है, ये तो हमें खुद भी नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। बस इतना पता था कि कहीं ना कहीं निकल जाना है। तो फिर वापस आते हैं और शुरुआत करते हैं फिजिकली फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट से। तो बहुत सारा स्कैन, रीस्कैन और सर्फिंग करने के बाद, ढेर सारे डेस्टिनेशंस देखने के बाद हमने फिक्स किया कि हम पंगोट जाएंगे। पंगोट नैनीताल से 10 से 13 किलोमीटर दूर है। पहले ही पड़ जाता है। पर ये अचानक हमारे दिमाग में नाम नहीं आया था। ये एक दोस्त थी हमारी जो उसके बारे में, पंगोट के बारे में बहुत एंथुसियास्टिकली बात करती थी। नेचुरल बर्ड सैंक्चुरी है वहां पर, और जैसा मैंने बताया नैनीताल से मात्र 13 किलोमीटर पहले। हमें लगा कि ये डेस्टिनेशन वंडरफुल और डिफरेंट होगा, और यहाँ पे लोग भी शायद कम ही मिले, क्योंकि मैंने तो ये नाम पहली बार सुना था। अरे भाई, फेसबुक और इंस्टा पे नई जगह का नाम और पिक्चर शो करना, ये भी अपने आप में कंपटीशन होता है। यू हैव टू हैव एन एज ओवर द अदर्स। देखिए भाई, ईगो तो पैम्पर हो ही जाता है जब सब लाइक और कमेंट करते हैं। ओह वाओ, ब्यूटीफुल, वेयर इज दिस प्लेस? यार, आई टू वांट टू गो देयर। ओह सो नाइस, इट्स लुकिंग सो कूल। मुझे भी तो पढ़ने थे ये सारे कमेंट्स, क्योंकि आजकल हम इंस्टा रील्स और फेसबुक के लिए तो ट्रैवल करते हैं ना। So, to cut the long story short, पंगोट डिसाइड हो गया। पर हम जो ट्रैवल के कीड़े हैं ना, we are like really unpredictable। एक शाम यूजुअल थेरेपी होने के बाद हम सब बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे, चाय पीते हुए। अचानक मैंने चाय पीते पीते यूं ही बोला, अच्छा ये बताओ कि हम परसों क्यों नहीं जा सकते हैं? मेरी बेटी का स्कूल बंद हो रहा था, मैं टोटली फ्री थी। मेरे भाई को ऑफिस जाना नहीं था क्योंकि वो BEDRIDDEN था, बेड रिडन, और मेरी माँ रिटायर हो चुकी थी, और मेरी प्यारी सी पड़ोसन रूही थी इस बार, जो हम सबको अकम्पनी करने वाली थी, वो भी फ्री थी। एक पल में हमने फटाफट अपनी डिपार्चर डेट को डिस्कस किया, और बस यस, हम एक दिन बाद ही जा रहे थे। बस एक दिन था बीच में जिसमें हमें ढेर सारी पैकिंग करनी थी, एंड स्पेशली अपने भाई के लिए, जो कि मेडिकली तो बेडरिडन था, but he was also absolutely ready to take this maddening ride to Pankot. By hats off to him, उस हालत में भी उस बंदे का जिगर था जाने के लिए। अच्छा, फ्रैंकली एक बात बताऊं, ट्रैवलिंग का फन बिना प्लानिंग के 4 गुना हो जाता है। आप यूजुअल प्लानिंग करिए, आइटिनरी डिसाइड करिए, सारी जर्नी प्री प्लान कर लीजिए, कितना बोरिंग है। और जब आप बिना प्लानिंग के इस तरह से अचानक कहीं निकल जाना चाहते हैं, तो वो होता है ग्रेट एडवेंचर। फन की शुरुआत तो हो चुकी थी,
एक एक कदम हमारे लिए एडवेंचरस होने ही वाला था। फाइनल डे आ गया। सुबह सुबह 5 बजे हम निकल पड़े। अब मैं आपको ये बता दूं, अब तक दिलीप साहब तो हमें गच्चा दे चुके थे, तो मेरी एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी इयॉन थी, जिस पर मैं काफी हाथ साफ कर चुकी थी और काफी यात्राएं भी कर चुकी थी। तो मैं थी वो ड्राइवर जो अपने सारे कैंडिडेट्स को छोटी सी इयॉन में भर करके कहीं भी ले जाने वाली थी। I mean, पंगोट तक ले जाने वाली थी। तो हमारी छोटी सी क्यूट सी नीली इयॉन हैप्पीली ट्रॉट करते हुए पीलीभीत के रूट से आगे बढ़ी। बस रास्ते में एक स्पॉइल स्पोर्ट स्पॉट आया, वो था अमरिया। सड़क बन रही थी। इतने हिचकोले हमें लगे कि मेरा भाई तो एक एक हिचकोले पर करा उठा। बेचारा सीरियसली, एक तो उसके पैर में रॉड पड़ी हुई थी, ऊपर से उसकी कमर में बेइंतहा दर्द हो रहा था। ये दर्दनाक हिचकोले तकरीबन 25 किलोमीटर तक चले। हम में से हर एक की हड्डी एक अलग तरह का संगीत गा रही थी और हमसे हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी, प्लीज हमें बचा लो इस रास्ते से। The road was a total disaster. हम भूखे भी थे, हम इरिटेटेड भी थे, हम एग्जॉस्टेड भी थे। फाइनली जब सितारगंज आया तब जाकर के एक अच्छी सड़क आई। अब हमें तलाश करनी थी एक डिसेंट हॉल्ट की, जहाँ पर हम फ्रेशन अप हो सकें और अपनी भूख को भी मिटा सकें। तो चोर गलिया वाले रास्ते से होते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें एक ढाबा दिखाई पड़ा, जहाँ पे हमने चाइनीज फूड खाया। और तब जाकर के हमारा दिल और हमारा दिमाग और हमारा पेट तीनों खुश हुए। देखिए, मेरे भाई की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, पर बंदा हिम्मत उसने हारी नहीं। पंगोट बस पहुंचने वाले थे हम। आइडिया ये था कि शाम होते होते हम पंगोट पहुंच जाएं। पर देखिए, किस्मत कभी भी खेल सकती है आपके साथ में। जैसे हमने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया और जहाँ से बाइफर्केशन आता है भीमताल और नैनीताल का, वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। और पता है उस पर क्या लिखा हुआ था? हाउसफुल लिखा हुआ था उस पर। हाउसफुल, कैन यू बिलीव इट? हाउसफुल तो पिक्चर्स होती हैं, पर यहाँ पे वो रूट हाउसफुल था। और इसीलिए सारे टूरिस्ट को नैनीताल वाले रूट से हटाकर भीमताल वाले रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा था। वेल, ये हाउसफुल का बोर्ड तो हमारे बीच में एक डिस्कशन का मुद्दा होने वाला था। पर उस वक्त तो बहुत गुस्सा आए। क्या करें, कोई और ऑप्शन नहीं था, तो भीमताल की ओर हमें मुड़ना ही पड़ा। और आपको क्या लगता है, जिंदगी इसके बाद क्या इजी हो गई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि हमने इस बात पर गौर नहीं किया था कि वो वीकेंड था। और वीकेंड का मतलब है, समर वीकेंड्स का मतलब है कि होटल्स तो खाली मिलने वाले थे ही नहीं। फॉर्चुनेटली एक बंगलो के आगे होम स्टे लिखा हुआ था, तो भाई मैंने गाड़ी वहाँ रोकी और वहाँ जो केयरटेकर थे हरीश, उनसे हमने कहा कि भाई हमें 2 रूम्स चाहिए हैं, क्या मिल जाएंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। रूम्स बड़े ही खूबसूरत थे, बहुत ही अच्छा सा शेड पड़ा हुआ था, सामने लॉन था। उन्होंने हमारे कहने पर ग्रीन टी भी बना दी। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर खाना नहीं मिलता था। पर जब हमने उस अच्छे से रूम को, ग्रैंड रूम को देखा, तो हमें लगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। अरे भाई, हमारे पास कार है, हम सब बैठ करके 5-6 किलोमीटर आगे जाकर खाना खाकर वापस आ जाएंगे और फिर रात को सो करके अच्छे ढंग से फ्रेश होकर के अगले दिन पंगोट पहुंच ही जाएंगे। ऐसा हमने सोचा था, पर क्या ऐसा हुआ? अगले दिन मैंने कार की सफाई करी और हम लोग निकल पड़े। पर जैसे ही हम भवाली के रास्ते पर पहुंचे, एक रोड आता है जहाँ पर बाइफर्केशन होता है। बाएं हाथ पर आपको नैनीताल ले जाता है और अगर आप सीधे चले जाते हैं तो कौसानी चला जाता है। तो हम जा कहाँ रहे थे? जाना तो हमें पंगोट था और वो नैनीताल के रास्ते में था। पर पिछली शाम को याद करते हुए कि वहाँ पे हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, हमने डिसाइड किया चलो कौसानी चले चलते हैं। कभी आपने इमेजिन किया है, बीच चौराहे पर खड़े होकर डिसाइड करो कि जाना कहाँ है, बाएं या ठीक सामने, वो भी हिल स्टेशन पे, बिना कुछ सोचे समझे? अरे भाई, यकीनन हम बहुत एडवेंचरस थे। बिना डिले करे हुए हमारी प्यारी नीली इयॉन टिक 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 करती हुई सारे स्टॉप्स को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ने लगी।
और शाम तक हम कौसानी पहुंच गए एक बार फिर से। लेकिन उस वक्त काफी तेज बरसात हो रही थी और डिमांडिंग टास्क ये था कि एक ऐसी जगह हमें ढूंढनी थी जो कि प्लेन सरफेस पे हो। याद है ना, मेरा भाई वॉकर पे चल रहा था, तो पूरे रास्ते हम जहाँ भी रुक रहे थे हम ग्राउंड लेवल पे ही हर चीज को ढूंढ रहे थे। और आपको शायद पता होगा कि माउंटेन्स पर ग्राउंड लेवल पर कुछ भी तलाश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक होटल में गाड़ी बैक करते हुए, उनके गमले तोड़ते हुए जब मैं दूसरे होटल पे पहुंची तो मुझे मेरे सवालों का जवाब बिल्कुल मेरे सामने मिल गया। एक ऐसा रूम मिला जिसके गेट पे जाकर हमें गाड़ी खड़ी करनी थी और मेरा भाई आराम से चलता हुआ रूम के अंदर जा सकता था और रेट्स भी काफी रीजनेबल थे और रूम से जो व्यू था वो भी बहुत ब्रेथ टेकिंग था। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत बड़ी थी, वो थी हमारे पूर्वजों की। अरे भाई पूछिए मत, इतने बंदर थे वहां पर, इतने बंदर थे कि हम खिड़की दरवाजा कुछ भी खोलने के बारे में सोच नहीं सकते थे। और जिस बैल्कनी में बैठकर मैं पहाड़ों को देखते हुए चाय पीने के बारे में सोच रही थी वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। खैर बरसात रुकी और पिछली बार की याद ताजा करते हुए मुझे याद था कि रोड के बिल्कुल एंड में कॉफी शॉप है जो कि बहुत ही बढ़िया पकौड़े भी देता है। तो मैंने कहा चलो अपनी यादों को ताजा करते हैं और घूम के आते हैं वहां तक। वो कॉफी तो बहुत ही अमेजिंग हमें मिल गई, लेकिन अगला दिन बहुत ही गर्म और बहुत ही चिपचिपा था। अब आपको मैं एक और दुखदाई बात बताऊं, कौसानी में ना कोई पंखा नहीं होता है होटल्स में, और एसी की तो बात छोड़ दीजिए। शायद जब पहले ये हिल स्टेशन बना होगा उस वक्त यहाँ बहुत ठंडक होती होगी और एसी और पंखों की जरूरत नहीं होती होगी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भाई दिन में अच्छी खासी गर्मी अब कौसानी में भी होती है। तो हमारे तो पसीने बह गए और हमने डिसाइड किया अब और यहाँ नहीं रुका जा सकता। वो मेरी सारी रोमांटिक यादें जो मेरी पिछली कौसानी जर्नी की थी वो सब हवा में छूमंतर हो गईं और हम वापस भीमताल की ओर आने लगे। या हमने ऐसा सोचा, क्योंकि रास्ते में जब हम लंच ले रहे थे एक ढाबे पर बैठ करके तो अचानक एक जीनियस स्ट्रोक दिमाग पे स्ट्राइक किया। अल्मोड़ा आने से पहले हमने फिर से गाड़ी मोड़ ली और हम जागेश्वर की तरफ चल पड़े। आपको पता है बहुत खूबसूरत जगह हैं जो आज तक लोगों की निगाहों के उतना सामने नहीं आई हैं। उन्हीं में से एक जगह है जागेश्वर। 8वीं सदी के टेम्पल्स बने हुए हैं। चीड़ और देवदार के जंगलों के बीच में ये खूबसूरत सी जगह ऐसी छुपी हुई है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ इतना कुछ है देखने के लिए। कोई मार्केट प्लेस नहीं है, कोई सीसीडी या मैकडोनल्ड भी नहीं है, लेकिन जागेश्वर की जो रॉ चार्म है ना, और वृद्ध जागेश्वर की जो कि मात्र 15 किलोमीटर दूर है, उसकी बात अलग ही है। वैसे जागेश्वर धाम को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। अभी हाल ही में अपने अक्षय कुमार गए थे ना यहाँ पर। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वृद्ध जागेश्वर जहाँ की मैं बात कर रही हूँ वहाँ से आपको हिमालय की पूरी रेंज दिखाई पड़ सकती है, बर्फ से लदी हुई। जागेश्वर पे हम रुके तारा होटल में। तारा होटल बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा होम स्टे है जहाँ पर 6-7 कमरे हैं जो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चढ़कर आते हैं। तो सवाल ये उठा कि ऊपर पहाड़ पर चढ़कर मेरा भाई कैसे जाएगा। तो तारा होटल के जो ओनर थे उन्होंने अपने एक आदमी को नीचे हमारी कार तक भेजा जो मेरे भाई को गोदी में उठा करके ऊपर कमरों तक ले गया। और वहाँ पर जब नजारा हमने देखा तो भाई हमारी तबीयत मस्त हो गई। हम एक दिन के लिए जागेश्वर में रुके और तारा होटल, जहाँ से जागेश्वर धाम इतना सुंदर दिखाई पड़ता है कि मैं क्या बताऊं, जहाँ पे सुबह 5 बजे मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ती हैं, वहाँ हमने उनके पोर्टिको में बैठकर चाय और पकौड़ी का पूरा आनंद लिया। और मेरा भाई जो कराहता हुआ अपने रूम तक बेचारा पहुंच पाया था, फाइनली उसने चैन की सांस ली और उसका तो दिल ही गार्डन गार्डन हो गया। किसको यकीन था कि इस हालत में वो इतनी लंबी जर्नी करने वाला था। एक मैजिकल दिन वहां बिताने के बाद हम वापस भीमताल की ओर चले।
पर भीमताल की ओर लौटते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक दिन भीमताल में रुक जाएं और भीमताल भी घूम लिया जाए। तो फाइनली हम हरीश जी के पास दोबारा पहुंचे और उन्होंने हमें एक बार फिर से सहारा दिया। भीमताल की शाम एक बार फिर से रौनक से भरी हुई थी। काफी काले काले बादल घने घने से घुमड़ के आ गए थे और मेरी प्यारी इयोन टिक टॉक करते हुए भीमताल लेक की ओर दौड़ गई। टाइम था बोटिंग करने का, टाइम था हैप्पी क्लिकिंग का, टाइम था मोमोज और कॉफी का, टाइम था बढ़िया डिनर करने का, टाइम था कैंची धाम के दर्शन करने का और फिर हरीश जी के पास वापस आ जाने का। मेरा भाई तो बोटिंग नहीं कर पाया, ना ही वो कैंची धाम में नीचे उतर पाया, पर उसने जितना मजा ले सकता था वो मजा ले ही लिया। अगला दिन काफी बरसाती दिन था, बहुत जबरदस्त बारिश होना शुरू हो गई थी। पर भाई हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात थी कि मजा आ गया इस जर्नी में। इस जर्नी का पूरा थ्रिल अनप्लान्ड होने में था। हमने किसी भी जगह के बारे में पहले नहीं सोचा था, तो वो जो अचानक से गाड़ी मुड़ती थी ना और कहीं भी जाके रुक जाती थी, वो बहुत ही थ्रिलिंग था। और फिर वहां जाकर के एक ऐसी प्लेस की तलाश करना जो हम सब के लिए फ्रेंडली हो और जो एक्सेसिबल हो, वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था। तो भीमताल में रात को पपीता खाते हुए, अरे मैंने आपको बताया नहीं, उन दिनों मेरे भाई की बहुत ही जबरदस्त हैबिट थी। वो बिना पपीता खाए अपनी रात बिता ही नहीं सकता था। तो भाई हमने भीमताल से पपीता खरीदा, हम वापस आए, हमने हरीश जी को दिया कि हरीश जी पपीता प्लीज काट कर हमें दे दीजिए। पपीता खाते हुए, ग्रीन टी पीते हुए हमने पूरी यात्रा का डिस्कशन करते हुए वो रात भीमताल में बिताई थी। और अगले दिन हम लखनऊ की ओर रवाना हो गए थे उसी बरसाती मौसम में। एक और ट्विस्ट ये है कि जब हम लखनऊ की ओर आ रहे थे तो अचानक से मैंने सजेस्ट किया क्यों ना गोला होते हुए हम लोग चलें, एक और दर्शन हो जाएंगे। तो फिर वही सितारगंज वाला रास्ता पकड़कर चोर गलियां होते हुए मझोला पीलीभीत रास्ते से हम गोला गोकरण नाथ होते हुए लखनऊ वापस आ ही गए। ये जो अनप्लान्ड जर्नी थी हमारी, उसने हमें एक लेसन सिखा दिया। लाइफ की ब्यूटी स्पॉन्टेनियस होने में भी काफी है। छोटा सा बजट, मैक्सिमम प्लेजर। और देखिए ना, छोटी सी इयोन थी और उस छोटी सी इयोन में 5 लोग भरकर गए थे। मैं, मेरा भाई, मेरी माँ, रूही और मेरी बेटी। और हमने कितनी मस्ती की। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने आप को रोक कर मत रखिए। पता है, हर पल एक नए चैलेंज का सामना करना चाहिए। थ्रिल चाहिए लाइफ में। बहुत सेफ प्ले करेंगे तो लाइफ में एडवेंचर कैसे मिलेगा। और ये जर्नी, इसमें तो क्यूडोस मेरे भाई को जाता है। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो ये एपिसोड तो मेरे भाई के नाम है और अनप्लान्ड थ्रिल के नाम है। मेरे अगले एपिसोड में मैं आपको कहाँ ले जाने वाली हूँ? मेरे अगले एपिसोड में मैं आपको साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत ले जाने वाली हूँ। अब वहाँ पे मैं आपको कहाँ कहाँ घुमाने वाली हूँ, ये जानने के लिए आपको मेरा अगला एपिसोड जरूर सुनना पड़ेगा। मैं वीरा, आपके साथ मेरी दुनिया विद वीरा में। मेरा पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कि एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट जरूर छोड़िए। और लाइक माइंडेड लोगों के साथ इसे शेयर भी करिए। आफ्टर ऑल, मैंने तो आपको पहले ही कहा है, ट्रैवलिंग इज माई रिलीजन। और मैं चाहती हूँ कि ये इतना खूबसूरत रिलीजन ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें। तो अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए।